हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या है कि मैं भी एक गांव से हूं, मतलब मैं भी एक देहात का लड़का हूं। ये नहीं कि मैं दिल्ली सिटी से हूँ, अच्छा शहर से, बेंगलोर चेन्नई से नहीं। मैं भी एक देहात का लड़का हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। आइए चलते हैं हमारे सेशन की। और आज का हमारा जो टॉपिक है यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मूल की क्या जो है, यानी फंडामेंटल क्या है, यानी जीवन क्या होता है। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, यानी सेल से बना हुआ है। यानी फंडामेंटल होता है कि अगर कोई जीव है, उसमें जीवित है, उसमें जीवन है, तो उसमें सेल जरूर होगा, यानी कोशिका होगा। और कोशिका है तो ही तो उसका बॉडी आपका जीवित है। यानी फंडामेंटल क्या है, यानी कोई भी जीव होगा उसमें आपका सेल होगा तो ही तो आप जीवित है। अगर उसमें आपका सेल नहीं है तो आप सोच ले उसमें निर्जीव है, नॉन लिविंग सेल होगा। समझ रहे? तो मेरी बात, तो सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो आप देख रहे हैं कोशिका, हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कोशिका के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात क्या है कि यूनिट ऑफ लाइफ, आप जानते हैं कि सेल जो हमारा है बहुत सारा सेलों से, मतलब हमारा बॉडी किससे बना, बहुत सारा सेलों से बना हुआ है। यानी बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक ऊतक का निर्माण करता है। बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक ऊतक बनाता है। और बहुत सारा ऊतक मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। और बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी का निर्माण करता है। समझ रहे मेरी बात? यानी बहुत सारा सेल, हमारा बॉडी जो बना हुआ है, बॉडी किससे बना हुआ है, बहुत सारा सेलों से। अब बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाता है। और बहुत सारा टिश्यू यानी ऊतक, और बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है, यानी अंग होता है। जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, बहुत सारा अंग बनाता है। अब बहुत सारा अंग मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उसमें बहुत सारा आपका अंग मिलके है। समझ रहे मेरी बात? और दूसरी क्या बात है, बहुत सारा अंग मिलके क्या बनाता है, बहुत सारा अंग मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र मिलके क्या बना रहा, हमारा बॉडी का निर्माण करता है। समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते हैं हमारा बॉडी के निर्माण के बारे में जान के। तो इससे पहले हम लोग क्या जान, सेल के बारे में पढ़ चुके हैं जी, कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है। और आपका केंद्रक के बारे हम लोग नहीं पढ़े, आपका ये केंद्रक के बारे नहीं पढ़े। और आज हम लोग पढ़ने वाला है केंद्रक और कोशिका दब्र के बारे। तो हम लोग जो यूकैरियोटिक सेल के बारे डिस्कस किए थे इससे पहले, मान लीजिए कि कोई आपका एक सेल है, कोई एक सेल है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की, नो ही प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के बारे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें जो आपका पहला जो आपका भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और इसके अंदर एक और लेयर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली बोला जाता है। इसके सबसे बाहरी लेयर क्या है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है। एक प्रकार का क्या पाया जाता है, एक प्रकार का लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्यम। यानी साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और इसी के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, इसको केंद्रक बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये हमारे यूकैरियोटिक का सेल है। इसका सबसे बाहरी जो लेयर, इसको सेल वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाला एक लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड पाया जाता है, इसके अंदर उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोला है। दूसरी क्या बात है कि इसके अंदर और एक सेंटर में आप देख रहे हैं इस प्रकार का, इसके अंदर एक सेंटर है, इसको केंद्रक बोला जाता है, यानी न्यूक्लियस। तो हम लोग डिस्कस किसके बारे करने वाले हैं, एक तो न्यूक्लियस के बारे करने वाले हैं और एक साइटोप्लाज्म। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है। समझ रहे मेरे? तो आइए हम लोग चलते केंद्रक के बारे डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला
टॉपिक्स हुआ केंद्रक। मान लीजिए ये कोई आपका सेल है, सेल के अंदर हम क्या बताए, इसका ये केंद्रक है, ये केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, बहुत सारा क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, इसके अंदर डीएनए है। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ। क्रोमोसोम क्या होता है, यानी डीएनए क्या होता है, डीएनए ये क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ रहे मेरी बात, ये डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डीएनए क्या होता है, जैसे कि आपका फादर का कोई आपका जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, जैसे आपका फादर का आँख आपका भूरे था और उसका लड़का जो उसका भी आँख का जो कालार हुआ इन्हें भूरे हुआ, जैसे कि होता है कि उसका फादर थोड़ा स्मॉल था और उसका बच्चा भी बहुत सारे स्मॉल ही रह गया, वो अनुवांशिक होता बोलता है, अनुवांशिक डी। तो ये डीएनए है, ये जेनेटिक। समझ रहे मेरी बात, जैसे आपका बाल का कालार होना, जैसे उसका फादर का था उसका लड़का का भी हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं, यानी अनुवांशिक होता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक होता है कि यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर दिखाई देता है, जो आपका डिजीज है एक प्रकार का। समझ रहे हैं, तो ये आपका डीएनए होता है। तो इसके अंदर ये जो केंद्रक है इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम क्या होता है, आप इस प्रकार देखे होंगे क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम बोला जाता है। हम लोग क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, क्या कि ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्रोमोसोम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ रहे मेरे, यानी जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होगा वो हमेशा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा ही। जैसे आपका प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो क्रोमोसोम पाया जाता है। समझ रहे, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें यूकैरियोटिक सेल में हमेशा रहेगा, लेकिन आपका जो यूकैरियोटिक सेल में होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, इसमें जो है वो पाया जाता है, बहुत सारा आपका कोशिकांग पाया जाता है, तो उसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग क्या इसमें यूकैरियोटिक सेल का बात करें तो केंद्रक का बात करें तो केंद्रक में जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। समझ रहे मेरे, और इसके बाहरी एक प्रकार का झिल्ली पाया जाता है। इसके बाहरी ये जो केंद्र है इसके बाहरी एक प्रकार का झिल्ली पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली, इसके बाहर में जो आपका झिल्ली दिखाई दे रहा है इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे बूंद है, यानी छिद्र होते हैं, बहुत सारा छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, इसके अंदर बहुत सारा छिद्र पाया जाता है, और इसी के छिद्र के चलते ये जो आपका लिक्विड है, ये जो आपका लिक्विड है आना जाना करती केंद्रक के अंदर से। आपका ये छेद है इसमें तो आपका लिक्विड है, कोशिका द्वारा आना जाना करती है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो सेल आप देख रहे हैं, ये जो आपका केंद्रक का बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो आपका सेल है ये केंद्रक क्या है, हमारा बॉडी का क्या पता है, एक प्रकार का मतलब ये सेल जो आपका देख रहे हैं सेल के अंदर जो केंद्रक है इसका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट मतलब समझ रहे हैं, आपका मेन पॉइंट क्या है, यही इसी के द्वारा पूरा कंट्रोल किया जाता है, इसी के केंद्रक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला, ये सेल ब्रेन ऑफ सेल क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलता है, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है, कोशिका का मस्तिष्क इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका का मस्तिष्क क्यों बोला जाता है, इसी के सहारे पूरा कंट्रोल किया जाता है। ये जो आपका केंद्रक है इसी के सहारे पूरा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ
सेल बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात। और कोशिका का सबसे बड़ी भाग, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कोशिका का सबसे बड़ी भाग क्या है। कोशिका की सबसे बड़ी भाग, कोशिका की सबसे बड़ी भाग क्या क्या कहलाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य, गोल्गी बॉडी, ये सब किसको बोलते हैं, केंद्रक को ही बोला जाता है, केंद्रक। आपसे सवाल पूछा गया कोशिका का सबसे बड़ी भाग कौन सा है, सबसे बड़ी भाग, समझ रहे मेरी बात, सबसे बड़ी हिस्सा कौन सा होगा। इसके अंदर बहुत सारा सेल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। तो कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे बड़ी है, समझ रहे। तो सबसे बड़ी कौन है, केंद्रक है, केंद्रक बोला जाता है, समझ रहे मेरे। तो इसको क्या बोला जाता है, केंद्रक। सबसे बड़ी। आपसे सवाल पूछे सबसे छोटी, तो आप राइबोसोम बोल सकते हैं, राइबोसोम सबसे छोटी भाग। जब हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। अभी राइबोसोम के बारे में पढ़ना नहीं, छोटी भाग आपका राइबोसोम बोला जाता है। दूसरी क्या सबसे बड़ी भाग क्या है, आपका केंद्रक है, ये आपका। तो केंद्रक का खोज किसने किया, केंद्रक का खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिसने आपका केंद्रक का खोज किया, समझ रहे मेरी बात। तो ये हमारा केंद्रक क्या था, एक प्रकार का आपका केंद्रक हुआ। तो केंद्रक क्या, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन केंद्रक क्या, ये जो आपका एरिया है, मतलब ये जो पूरा आपका एरिया जो घिरा हुआ है, इसके ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं एक झिल्ली से घिरा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक जेनेटिक आपका होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो आपका डिजीज जो दिखाई देता है वही उसको क्या बोलते हैं, डीएनए बोलता है। और इसी का नाम क्या रखा, केंद्रक रखा, समझ रहे मेरी बात। तो आपका डीएनए तो समझिए ये सबसे बड़ी भाग होता है, हमारा सेल का सबसे बड़ी भाग केंद्रक बोला जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, कार्य जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ जो आपका लिक्विड है यानी कोशिका द्रव्य है, ये क्या करता है, आना जाना कर, कोशिका द्रव्य क्या होता है, यहाँ से आना जाना करता है, समझ रहे मेरी बात। क्या करता है ये कोशिका, ये जो छिद्र है, बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ये छिद्र है, ये लिक्विड आना जाना करता है। तो ये हमारा क्या था, एक प्रकार का केंद्रक था, यानी सेल के अंदर जो आपको पाया जाता है केंद्रक, इसके बारे में डिस्कस किया। तो हमारा समझ गए आपका, इसको सबसे बड़ी भाग केंद्रक बोला जाता है। इसको इसमें अंदर में आपका छिद्र पाया जाता है जिसके चलते आपका लिक्विड आना जाना करता है, लिक्विड जो कोशिका द्रव्य आना जाना करती है। दूसरे क्या, ये पूरा अपना बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा बॉडी सेल का जितना सारा बहुत सारा सेल है, इस सेल को पूरा कंट्रोल करके रखता है, इसलिए ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, यानी मस्तिष्क क्या बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। आपसे सवाल पूछा कोशिका मस्तिष्क किसको बोला जाता है, ये आपका न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को बोला जाता है, समझ रहे मेरे। और इसमें कौन खोज किया था, इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने। तो समझ में आ गया केंद्रक के बारे में। आइए हम लोग चलते हैं आपका लिक्विड के बारे, यानी साइटोप्लाज्म के बारे। साइटोप्लाज्म जो है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, समझ रहे मेरी बात। हम लोग क्या अभी साइटोप्लाज्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साइटोप्लाज्म, ये मान लीजिए कि ये कोई आपका एक सेल है, ये आपका कोई एक सेल है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये क्या बोलते हैं इसको, कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। इसके अंदर जो पाया जाता है क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और अभी जो हम लोग पढ़ाई किया क्या, ये आपका केंद्रक है, समझ रहे मेरी बात। और अभी हम लोग क्या पढ़ना है, ये जो कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो ये जो आपका सेल दिखा रहे, पहला जो सबसे बाहरी हिस्सा क्या बोलते, कोशिका भित्ति बोला जाता है, उसके अंदर में और एक लेयर पाया जाता है, उसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है, समझ रहे मेरी बात।
दूसरी बात क्या है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और इसके अंदर बहुत सारा कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, आपका गोल्गी बॉडी, बहुत सारे कोशिका अंदर में है। तो इसके जो अंदर में एक प्रकार का लिक्विड भाग है, इस प्रकार का आपका लिक्विड भाग है, ये जो इसको ही साइटोप्लाज्म बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, यानी लिक्विड प्लस अंग, बहुत सारा अंग मिलके क्या बना रहा है, आपका साइटोप्लाज्म बना रहा है। नहीं समझ में आया? देखो इसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, ये बहुत सारा क्या सेल है और बहुत यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड है। अभी लिक्विड किससे बना हुआ है, ये जो आपका लिक्विड किससे बना है, लिक्विड किससे बना हुआ है, लिक्विड आपका वाटर प्लस सॉल्ट से बना हुआ है। तो भाई लिक्विड क्या होता है, तरल पदार्थ तो ही तो अंदर में पाया जाता है, तो उसी के किससे बना हुआ, वाटर और किससे बना हुआ, सॉल्ट से बना हुआ है। समझ रहे मेरे? तो आपका साइटोप्लाज्म क्या है, यानी लिक्विड का भाग प्लस अंग का भाग को ही हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर जो आप देख रहे होंगे, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जो भी अंग होगा प्लस आपका क्या होगा, लिक्विड भाग को ही हम लोग अंग बोलेंगे, लिक्विड भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा क्या साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका द्रव्य। समझ रहे? ये जो आपका केंद्रक दिखा रहा है, केंद्रक तो था आपका, जो आपका केंद्रक तो था आपका, जो ये आपका लिक्विड भाग को देख रहे हैं, इसमें डिफिनेशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केंद्रक तो था आपका लिक्विड का भाग जो दिखाई दे रहा है, उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी सोचो कि साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये काम क्या करता है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होगा। देखो साइटोप्लाज्म जो आपका लिक्विड आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारा क्या पाया जाता है, बहुत सारा कोशिका पाया जाता है। तो एक क्या करता है ना, अपना कोशिका को नमी प्रदान करती है, ताकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, सोच लीजिए यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर, इसके बाहर जो आपका लिक्विड भाग है यानी वाटर और सॉल्ट, ये क्या करता है, इसको नमी प्रदान करता है। नमी प्रदान मतलब यहाँ पे आना जाना करता है, समझ रहे? पानी, वाटर, अगर वाटर नहीं रहेगा तो कैसे जीवित रहेगा, इसमें वाटर तो जरूरी है, तो इसको क्या नमी प्रदान करती है। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है, जितना सारा अंग होता है उसको सुरक्षित रखता है, सुरक्षा करता है। कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात क्या है ना, कि ये जो आप देख रहे हैं गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या करता है, ये आपका सुरक्षित करता है। और ये आपका किससे बना हुआ, आपका लिक्विड, आपका जो कोशिका द्रव्य किससे बना हुआ है, सॉल्ट और वाटर से बनी हुई है, क्या, कोशिका द्रव्य। समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड भाग, ये तो वाटर और सॉल्ट से बना हुआ है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। समझ रहे? क्या साइटोप्लाज्म ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। समझे? तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जैसे आपका गैस का आदान प्रदान होना, समझ रहे मेरी बात, गैस का आदान प्रदान होना, जैसे आपका पानी का आदान प्रदान होना, किसके चलते होता है, कैसे होता है, मतलब समझ रहे मेरी बात, कैसे आपका गैस का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकल रहे हैं, कैसे हो रहा है, सेल में कैसे हो रहा है, जैसे वाटर में आना जाना हो रहा है, वाटर जैसे पानी हम पिए, हमारा शरीर में तो चला गया, तो सेल में किस प्रकार एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। समझ रही मेरी बात? तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या सीखा, सेल के बारे क्या सीखा, और केंद्रक के बारे सीखे, और आपका साइटोप्लाज्म के बारे सीखे। तो हम लोग अभी सीखने वाले क्या है कि ये जो आप लोग, जैसे आपके कोशिका भित्ति क्या करता था काम अपना,
बहुत सारा आपका सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी इसका जो फूड है यहाँ से आपका आना जाना करता है। मतलब ये इसका पूरा जो आपका ये विंडो ये पूरा खुला हो रहा था। किसका? आपका कोशिका भित्ति का। लेकिन आपका कोशिका झिल्ली का पूरा खुला हुआ नहीं रहता। ये अपना जो भी रहेगा, आपका जो भी न्यूट्रॉन होगा, जब उसका ज़रूरत होगा तो उतना ज़रूरत, मतलब उस सेल को जितना ज़रूरत है आपका न्यूट्रॉन का वो ले लेगा, आज जितना आपका मतलब जिसका ज़्यादा होगा दूसरे सेल को देता है। बट कोशिका भित्ति ऐसा नहीं है कि वो उसका जितना सारा बाहर निकल जाता। तो हमारा बॉडी में यानी हमारे सेलों में कोशिका झिल्ली होना जरूरी है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगा तो हमारे बॉडी के जो आपका अंदर में सेल होगा यानी कोशिका, वो डेथ कर जाएगा यानी मर जाएगा। समझ रहे मेरे? तो हम लोग क्या, कोशिका के अंदर जो भी ऑक्सीजन का आना जाना हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना हो रहा, वाटर का आना जाना हो रहा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं वाटर का बारे, CO2 के बारे एंड ऑक्सीजन के बारे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, क्या ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, लेते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे। क्या रियल में ऐसा होता है? क्या हमारा आप एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन है और गैस कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है कुछ। देखो हमारे क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। समझ रहे मेरी बात? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ये तीन तो गैस, और भी आर्गन है, उस सब तो छोड़ दीजिए, उसका परसेंटेज बहुत ही कम। लेकिन हम लोग क्या, फिर हम लोग छोड़ रहे हैं क्या, CO2 छोड़ रहे हैं। क्या नाइट्रोजन कहाँ चला गया? आपका ऑक्सीजन कहाँ चला गया? समझ रहे मेरी बात? मैं आपको कहना यही चाह रहा हूँ, हम जो ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन तो लिए, ये सब कहाँ चला गया, नाइट्रोजन कहाँ चला गया, आपका ऑक्सीजन कहाँ चला गया। सबसे बड़ी बात क्या कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे रियल में है? ऐसा रियल में नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में इतना सारा गैस है, क्या ये सब पूरा गैस हम लोग बॉडी में ले रहे हैं, बट रियल में जो हमारा क्या ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन हम लिए, समझ रहे, हमारा बॉडी में चला गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया। तो मान लीजिए कि जैसे हमारा बॉडी में चला गया, ये आपका ग्लूकोज है प्लस O2 ऑक्सीजन, हमारा क्या बोलते हैं, एनर्जी प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा बनता है। मान लीजिए कि आपका बॉडी में जो भी आपका ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का आप मान लीजिए ग्लूकोज को आपको जलाना है, जलाना, हमारा बॉडी में जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट वो भी टूट रहा है, टूटने के बाद क्या ग्लूकोज में आपका जा रहा है। आप ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन तोड़ेगा, ऑक्सीजन को, आपका यही तो ऑक्सीजन है जो इसको जलाएगा ग्लूकोज को, तो ही तो एनर्जी है। बोले हमारा बॉडी में एनर्जी कैसे आता, जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो ही तो आपका एनर्जी निकलेगा, तो ही तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, एक जगह काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ग्लूकोज या ऑक्सीजन को आपका जलाना है। आप जैसे कि आप पेड़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ही तो पेड़ जलेगा ना, बिना ऑक्सीजन से आप पेड़ जल जाएगा, नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, खपत हो रहा ना, ऑक्सीजन का तो खपत हो रहा है। तो हमारा बॉडी भी ऑक्सीजन का खपत कर रहा है, समझ रहे, जैसे ऑक्सीजन जितना गया वो खपत हो जा रहा है वहां पे। अब खपत होने के बाद क्या कर रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। अब समझ रहे, जितना नाइट्रोजन गैस लिया तो उतना ही नाइट्रोजन छोड़ रहा है, जितना हम नाइट्रोजन गैस लिया हमारा बॉडी, और हम लोग जब छोड़ रहे हैं उतना ही गैस छोड़ रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जितना लिया तो उससे ज़्यादा हम लोग छोड़ रहे हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया, फिर इसके साथ जो रिएक्शन होने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। पहले तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, समझ रहे, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद फिर भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ रखा है कि जब ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्शन हो रहा है हमारे ग्लूकोज के साथ, तो ही तो एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, उसके साथ CO2 गैस निकलेगा। आज पहले से हमारे पास CO2 गैस निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। यही हमारा रियल लाइफ, रियल लाइफ क्या है, बायोलॉजी का यही तो हमारा रियल लाइफ है। हम ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा, बट हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, हम लोग तीनों गैस ले रहे हैं, समझ रहे बात, तीनों गैस हम लोग जब ले रहे हैं तो हम लोग छोड़ रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही हमारा ज़्यादा
हमारा बॉडी क्या करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे मेरे। तो हमारे सेलों में ये सब गैस कैसे आदान प्रदान करता है, सेल में कैसे होता है, यानी कोशिका के अंदर कैसे किया जाएगा, कोशिका के अंदर कैसे, जो CO2 गैस रिलीज होना, ऑक्सीजन लेना, दूसरी बात की पानी ले लेना, समझ रहे। तो आइए जानते हैं विसरण के बारे, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के बारे में जानकारी प्राप्त है। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण। देखो मान लीजिए कि ये कोई आपका विसरण के बारे, ये आपका एक क्या है, होम है, घर है, और ये आपका घर के अंदर एक सिलेंडर है, मान लीजिए सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ हो सकता है, नाइट्रोजन मान लीजिए, ऑक्सीजन, कुछ भी आप गैस मान रहे हैं। ये आपका घर है, घर के अंदर एक बोतल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सिलेंडर, और सिलेंडर मान लीजिए इसमें गैस भरा हुआ है, मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। जब हम क्या किया, जब हम इस बोतल को छेद किया, मान लीजिए यहाँ छेद किया, अगर हम बोतल को छेद कर रहे हैं, अगर हम बोतल को छेद कर रहे हैं, तो क्या इस बोतल से गैस निकलेगा कि नहीं, जरूर गैस निकलेगा। ऐसे तो नहीं है जितना गैस उतना ही रह जाएगा बोतल के अंदर, हम इसको छेद किया तो गैस निकलनी स्टार्ट हो गया, ऐसा। और बाहर में भी गैस है, क्या पूरा गैस निकल जाएगा, पूरा गैस नहीं निकलेगा, पूरा गैस नहीं निकलेगा। हाँ, तब तक आपका गैस निकलते रहेगा जब तक वो पूरा इस एरिया को, जब तक आप कवर नहीं कर रहा। कैसे कवर करेगा इस एरिया को, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करे। मान लीजिए कि यहाँ गैस ही नहीं, इसके अंदर पूरा गैस है, छेद कर दिया तो पूरा गैस इधर फ्लो होगा, यानी हाई कॉन्टेंसेशन टू लो कॉन्टेंसेशन। देखो हाई कॉन्टेंसेशन लो कॉन्टेंसेशन माने क्या, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। हाई उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता मतलब फ्लो होता है अणु, ये तो बहुत सारा अणु है ना, गैस का बहुत सारा अणु, तो ये क्या करेगा, अब फ्लो स्टार्ट होगा, यानी ये पूरा हाई है, हाई से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक अणुओं को मतलब फ्लो होता है, मतलब आगमन होता है, मतलब गति करता है। ये जो अणु आप देख रहे हैं इस गैस से, तो क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, ऐसा क्यों होता। अब मान लीजिए कि ये कोई एक दूसरा घर है, यहाँ भी एक हाउस है, यहाँ भी एक हाउस है, एक में मान लीजिए ये कोई एक दूसरा हाउस है, मान लीजिए इसमें गैस नहीं है, सोच लीजिए इसमें एसी चल रहा है, इसमें एसी नहीं चल रहा है। मान लीजिए कि एक आपका घर था, ये देख लीजिए ये घर है, इसमें आपका एसी चल रहा है, ये आपका 21 डिग्री सेल्सियस एसी टेम्परेचर है, चिल्ड है, मतलब एसी चल रहा है। दूसरा क्या 42 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, मतलब हीट है, इतना हीट है। तो क्या है, हाई हीट से लो हीट आपको फ्लो होगा कि नहीं। अगर इसका दरवाजा हम लोग खोल दिया तो क्या होगा, इसका दरवाजा, ये जो हीट है, ये हीट क्या करेगा, इसको फ्लो होगा, यानी क्या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता है, वो माना हाई डेंसिटी से हाई कॉन्सेंट्रेशन से निम्न सांद्रता, मतलब अणु फ्लो होगा, समझ रहे। जो मोलिकुल से इसमें आपका फ्लो होगा, क्यों फ्लो होगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन और फ्लो होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, समझ रहे मेरी बात। विसरण क्या होता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता अणु का गति होना ही आपका डिफ्यूजन बोला जाता है, समझ रहे। जैसे गैस था, क्या गैस पूरा निकल जाएगा, पूरा नहीं निकलेगा, मतलब ये एरिया में पूरा भरेगा, जैसे कि आप ये जो आपका गैस इससे निकला, ये तो गैस भर जाएगा, बट जब तक घेरेगा, मतलब इसका जो बराबर तब तक रहेगा जब तक ये पूरा एरिया का भर नहीं रहा, मतलब पूरा गैस नहीं निकलेगा, इसके अंदर भी कुछ गैस रहेगा, ये नहीं कि गैस सब रहेगा, पूरा गैस तो कुछ तो निकलेगा, कुछ रहेगा,
समझ रहे मेरे। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो हमारा बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान हो रहा है किसके चलते हो रहा है, डिफ्यूजन के चलते। डिफ्यूजन क्या है, विसरण कहलाता है। इसी के और एक दूसरा है आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑसमोसिस यानी परिसरण। आइए जानते हैं परिसरण क्या होता है। परिसरण भी सेम होता है, ऐसे ही सेम। इसमें मान लीजिए कि वही सेम है, यही आपका एक घर है, इसके अंदर क्या है, एक गैस है, इसके अंदर मान लीजिए कोई गैस है सिलेंडर में, इसके अंदर भी आपका निकालने, अगर गैस इसमें हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, इसमें आपका गैस फ्लो हो जाएगा, यानी हाई कॉन्टेंसेशन टू लो कॉन्टेंसेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, समझ रहे। बट यहाँ सिर्फ किस में होता है, आपका सिर्फ लिक्विड में होता है, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड में होगा, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड का आप दोनों जैसे विसरण और आपका परिसरण, इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, इसमें लिक्विड में होता है, इसमें भी आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्र अणु का आपका गति होगा, और उसमें भी दोनों में सेम होगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें देखो इसका अंतर एक ही है, इसमें लिक्विड में होता है, और आपका जो आपका डिफ्यूजन, जो आपका विसरण है वो क्या होता है, आपका गैस में भी होगा, गैसेस में होगा, लिक्विड में भी होगा, एंड सॉलिड में भी होगा। अंतर सिर्फ यही है कि इसमें आपका लिक्विड में होता है, समझ रहे। जैसे पानी का आपका सेल का अंदर, आपका सेल जो है, आपका सेल आपको दिख रहे हैं, जैसे ये सेल है, दूसरा सेल है, जैसे वाटर का पानी, मान लीजिए कि यहाँ पानी था, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी ज़्यादा है, समझ रहे मेरी बात। यहाँ पानी क्या है, यहाँ पानी ज़्यादा है, तो ये सेल में पानी कम है, तो क्या करे, आदान प्रदान कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। तो क्या है, वो किसके माध्यम से करेगा ना, आपका ऑसमोसिस के यानी परिसरण के चलते करेगा, ऑसमोसिस। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई सेल है, दूसरा यहाँ पे एक सेल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो यहाँ पे गैस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये एक सेल से दूसरे सेल जाएगा, कैसे जाएगा, डिफ्यूजन के माध्यम से जाएगा। तो सेलों का आदान प्रदान किसके चलते होते हैं, आदान प्रदान आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका CO2 गैस आदान वो किसके, डिफ्यूजन के चलते। बट इसमें क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ एक ही है कि इसमें लिक्विड में सिर्फ होता है, परिसरण सिर्फ लिक्विड में होता है, और आपका डिफ्यूजन, आपका जो आपका विसरण, विसरण आप जो देख रहे हैं, विसरण किस में होता है, इसमें गैसेस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में, यानी तीनों में होता है। तीनों में क्या होता है आपका, क्या होता है, तीनों में आपका विसरण होता है। तो विसरण में सबसे तेजी से किस में होता है, गैसेस में होगा, ये तेजी से होगा, गति से, सबसे ज़्यादा गति गैस में होता है। अब लिक्विड में है तो धीरे धीरे फ्लो होगा, जैसे अब लिक्विड मतलब क्या, तरल, आपका वाटर जाएगा एक दूसरे से, तो तब तक तो जाएगा, इसी के माध्यम से तो हो रहा है। वो जो आपका कोशिका भित्ति, आपका कोशिका झिल्ली किसके माध्यम से हो रहा है, वो लोग के माध्यम। तो कोशिका झिल्ली जो क्या है आपका सेमी पेरमीबल है, पेरमीबल है, यानी ऑधोपरमाणु की झिल्ली है, तो उसी के माध्यम से क्या होता है, आपका आदान प्रदान होता है। कोशिका में वाटर का आदान प्रदान होना, आपका क्या बोलते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन के चलते आदान प्रदान होना है, और विसरण के चलते क्या होता है, आपका लिक्विड वाटर जो आपका एक सेल से दूसरे सेल लेके जाना। तो एक सेल से दूसरे सेल किस में जाता है, आपका ऑर्धोपरामिक झिल्ली से जाता है, यानी जितना जरूरत है वो तो रखेगा, जितना आपका जरूरत नहीं है वो दूसरा सेल में लेके जाएगा, समझ रहे मेरे। तो ये हमारा क्या था, आपका ये डिफ्यूजन था, और आपका क्या था, ऑसमोसिस। इसमें अंतर आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको डिफ्यूजन समझ में, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अंतर है, एक में सॉलिड का, ये आपका लिक्विड का अंतर है। इसमें सिर्फ लिक्विड में होता है, और उसमें तीनों में होता है। तीनों में किस में होता है ना, डिफ्यूजन में होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब समझ रहा है, डिफ्यूजन में डिफ्यूज हो जाना, जैसे हमारे बॉडी में डिफ्यूज हो जाना, आपका ऑक्सीजन जाके डिफ्यूज हो जाता है,
बहुत सारा कुपियों का अंदर हमारा जो ऑक्सीजन जा रहा है वहाँ डिफ्यूज हो जा रहा है। तो डिफ्यूजन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरी बात है कि विसरण क्या है, विसरण तो आपका वही उच्च सांद्रता वाला निम्न सांद्रता की ओर अणु को गति करना, बट उसमें क्या होता है लिक्विड में होता है, और उसमें क्या विसरण डिफ्यूजन में तीनों में होता है। तीनों में किस में आएगा ना, आपका सॉलिड में आएगा, गैस में आएगा और आपका लिक्विड में होगा, तीनों में होगा। तो ये जो आपका प्रोसेस देख रहा है, ये जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस आप विसरण आपका ऑस्मोसिस यानी इसके बारे में आप देख रहे हैं जो आपका परिसरण, तो उसमें कुछ आपका भाग होता है, उसका 3 भाग होता है, समझ रहे। जैसे कि हम मान लीजिए कि उसका कोई 3 भाग है, उसमें किस प्रकार सेल में इफेक्ट होता है। सेल में हम लोग किस प्रकार आप कर सकते हैं, जैसे पादप सेल है, एनिमल सेल है, पादप सेल और आपके एनिमल सेल से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पादप सेल आप लिया या एनिमल सेल लिया, मान लीजिए पादप सेल ले लिया, तो आप दोनों बिलियन आप जानते हैं कि बिलियन क्या होता है, यानी मिक्सर क्या मिश्रण क्या होता है, समझ रहे मेरे। तो मान लीजिए कि कोई आप सॉल्यूशन ले लिया, सोल्यूट, ये आपका सॉल्यूशन है, यानी इसको बिलियन बोलता है, इसको विलेय बोलता है। इसको विलायक। सॉल्यूशन क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है, यानी विलयन किससे बनता है, एक सॉल्यूट से बनता है, एक विलेय से बनता है, एक सॉल्वेंट से बनता है। दोनों को अगर हम मिक्सर करेंगे तो ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यानी विलयन बनेगा। मान लीजिए कि कोई हम वाटर लिया, वाटर, समझ रहे मेरी बात, तो ये आपका वाटर लिया, ये आपका वाटर है, ये क्या लिया वाटर लिया, और वाटर में हम क्या मिलाया, मतलब ये विलायक है, वाटर में हम क्या मिलाए, शुगर मिलाया, चीनी मिलाया, या आप सॉल्ट मिला सकते हैं या नमक मिला सकते हैं, कोई भी मिला सकते हैं, समझ रहे। तो हमारा जो विलायक कौन होगा, विलायक हमारा क्या होगा, आपका वाटर होगा, और हमारा सॉल्यूट कौन होगा, विलेय कौन होगा, चीनी होगा, यानी शुगर, ये शुगर। यानी विलायक क्या होता है, अगर हम कोई वाटर में अगर शुगर डाल रहे हैं तो वही तो विलेय है, वो तो विलेय है, वही तो घोल रहा है उसके अंदर। और इसी को अब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके यानी विलेय और विलायक मिलके हमारा क्या बोलता है, विलयन का सॉल्यूशन का निर्माण होता है, समझ रहे मेरी बात। तो विलयन किसे कहते हैं, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का ही योग को या जोड़ को आप बोल सकते हैं, यानी उसकी मिक्सर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, यानी सॉल्यूशन। दूसरी बात क्या है, ये जो सॉल्वेंट है, ये जो आपका वाटर है, ये वाटर जो आप देख रहे हैं, आपका क्या वाटर जो है उसमें आप क्या वाटर में आप शुगर डाल रहे हैं, तो शुगर जो डाला वो क्या हुआ, आपका सोल्यूट हुआ, आपका सॉल्वेंट क्या हुआ, आपका वाटर हुआ। तो ये जो आपका दोनों विलयन है, ये जो हम इसमें शुगर डाला वाटर में, वाटर प्लस शुगर जो है, ये जो वाटर और शुगर है, इसमें हम लोग एनिमल सेल का कोशिका ले सकते हैं या प्लांट सेल के कोशिका ले सकते हैं, और प्लांट सेल के कोशिका लेके इसमें हम लोग वाटर में डालते हैं। प्लांट सेल का अगर प्लांट सेल लेते हैं और इसमें हम लोग अगर डालते हैं तो हमारा सेल जो होगा कैसे होगा, मतलब किस प्रकार वाटर का एब्जॉर्ब कर रहा है, किस प्रकार वाटर का अवशोषण कर रहा है, किस प्रकार वाटर को छोड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे, सॉल्यूशन के माध्यम से, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। विलयन क्या होता है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जोड़ को ही आपका सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी विलयन बोलते हैं। तो हम लोग आइए चलते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल ले लेते हैं, और दोनों विलयन में हम कोई भी एक सेल डालते हैं, वाटर में शुगर और रेड में, शुगर और आपका वाटर में, उसमें देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, यानी डिफरेंस में क्या क्या आपका निष्कर्ष निकल रहा है। देखिए ये भी हो सकता है कि जो विलायक है यानी वाटर कभी कम होगा, कभी कम वाटर हम डालें तो शुगर हम ज़्यादा लिए, कभी हम वाटर
आपका शुगर जो लिया बराबर लिया और आपका वाटर भी बराबर लिया, तो क्या इफेक्ट हो रहा है? जब हम सेल इसके दोनों बिलियन में डाल रहे हैं सेल को इसके अंदर वाटर के अंदर, तो क्या डिफरेंस है? दूसरी बात क्या है, अगर हम वाटर ज़्यादा ले रहे हैं और आपका शुगर कम ले रहे हैं, तब क्या सेल में मतलब इफेक्ट हो रहा है? समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते हैं कैसे आप सेल के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार आपका ऑक्सीजन का आना जाना कैसे होता है, ऑक्सीजन का मतलब सेल को इफेक्ट कैसे पड़ता है, माने उसका निष्कर्ष कैसे मिलता है। ये आप बीकर ले लिए, इसमें क्या है, वाटर प्लस शुगर है। समझ रहे मेरी बात? जब शुगर ज़्यादा तो था वाटर कम हो। जब माना कि हम इसे शुगर और वाटर डाले हैं, ठीक है, हम क्या मैं जब क्या करें कि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सेल में इसके अंदर हम डाल रहे हैं कोई सेल को, तो जब हम शुगर ज़्यादा ले रहे हैं और वाटर कम ले रहे हैं, तो हम कौन से सेल लिया, ये आपका किशमिश लिया, किशमिश। आप किशमिश देखे हो, ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे किशमिश, हम किशमिश को लिया और क्या किया, ये तोनू बिलेवन में क्या डाल रहे हैं किशमिश को, समझ रहे मेरे? तो उसमें क्या किया ना, शुगर हम ज़्यादा ले लिया, शुगर ज़्यादा ले लिया और वाटर कम लिया। जब हम डालें किशमिश को ऐसा जब डालें, समझ रहे, तो इसमें क्या है, ज़्यादा आपका शुगर है और क्या है, वाटर कम है। तो क्या हुआ पता है, ये बोला, ये जो आपके किशमिश से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, कहाँ निकल गया, इसके अंदर किशमिश से बाहर निकल रहा है वाटर, किशमिश से वाटर बाहर निकल रहा। कब? जब शुगर ज़्यादा हो और वाटर कम हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटोनिक कब कहेंगे, जब आपका शुगर ज़्यादा हो और वाटर कम हो। समझ रहे मेरी बात? तो किशमिश में इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब किशमिश में वाटर निकल गया, तो किशमिश में इफेक्ट क्या पड़ेगा आपका, क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, समझ रहे मेरी बात? कैसे सिकुड़ जाएगा, इसके अंदर जो वाटर था किशमिश के अंदर, कब सिकुड़ रहा है, जब इसका वाटर निकल जा रहा है। क्यों निकल रहा है, जब आपका शुगर ज़्यादा और वाटर कम हो। समझ रहे मेरा? तो ये क्या हुआ, आपका सिकुड़ जाएगा। तो हमारा सेल भी वैसा ही होगा, अगर सेल मान लीजिए कि दूसरा सेल मान लीजिए इसका वाटर है, ये वाटर मतलब इसमें वाटर कम था, समझ रहे, और वाटर दूसरा सेल में चला जाए कम, तो आपका सेल भी सिकुड़ जाएगा, ऐसा है। तो इसमें अगर वाटर ज़्यादा है, तो ये जो वाटर है इसके अंदर, ये वाटर मान लीजिए कि इसमें पानी ज़्यादा है, तो जितने इसकी जरूरत है उसमें आपका चला जाएगा, अरे ये भी सेल आपका जीवित रहेगा। समझ रहे? तो ऐसा आपका कब है, जब शुगर ज़्यादा हो और वाटर कम हो। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड, जब वाटर प्लस शुगर बराबर हो, जब दोनों बिलियन में, जैसे कि आपका अब लीटर में लिए हैं, आप केजी में ले लीजिए, हो सके किशमिश इतना लिया आपका, नहीं आपका वाटर ही लीटर में लिया, तो आपका शुगर में भी लीटर तो ले नहीं सकते हैं, शुगर का तो किलो में लेना पड़ेगा। तो आप उस प्रकार कर सकते हैं, जब वाटर बराबर हो शुगर बराबर हो, यानी पानी बराबर हो और चीनी बराबर हो। जब वाटर बराबर हो चीनी बराबर हो, तो हम किशमिश जब डाल रहे हैं दोनों बिलियन में, तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है, नॉट इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा का तैसा है। और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसी को बोलता है आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक। कब बोलेंगे आइसोटोनिक,
जब आपका शुगर की मात्रा बराबर हो, वाटर की मात्रा बराबर हो, तो किशमिश में क्या प्रभाव पड़ेगा? नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग उस समय क्या बोलेंगे? इसको आइसोटोनिक बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो आइसोटोनिक कब कहेंगे? जब हमारा शुगर और वाटर की मात्रा बराबर हो। समझ रहे? आइए इसका थर्ड क्या बोल रहा, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोल रहा, अगर शुगर कम हो प्लस वाटर ज़्यादा हो, जब शुगर कम हो और वाटर ज़्यादा हो, मान लीजिए इसमें जो आपका विलयन है, तोलु विलयन, इसमें क्या किया, हम शुगर कम ले लिया और आपका क्या किया, वाटर ज़्यादा ले लिया, तब क्या होगा? किशमिश में क्या इफेक्ट होगा? तब हम डाला किशमिश को, किशमिश क्या किया, वाटर ज़्यादा है और कोई शुगर कम है, तो किशमिश क्या किया ना, वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया मतलब वाटर को खींच लिया अपने अंदर किशमिश में। यानी किशमिश क्या हुआ, किशमिश में क्या इफेक्ट हो, फूल गया। क्या इफेक्ट पड़ा किशमिश में? किशमिश फूल गया। कैसे फूल गया? जब इसमें शुगर कम हो और वाटर ज़्यादा हो, तो इसमें इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ये पड़ा कि किशमिश फूल गया, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने खींच लिया। तो अगर किशमिश अपना पानी को अगर खींचेगा तो क्या होगा, आपका वो किशमिश फूल जाएगा। तो ये आपका 3 मेथड है, और इसी मेथड को क्या बोलते हैं? इसको हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक पहला मेथड क्या है? हाइपरटोनिक। सेकंड मेथड क्या है? आइसोटोनिक। एंड थर्ड मेथड क्या है? हाइपोटोनिक। समझ रहे मेरी बात? ये आपका 3 मेथड है, ये आप समझ गए। जो डिफ्यूजन के बारे जान गए, आपका ऑस्मोसिस के बारे में हम जान गए, हाइपोटोनिक्स के बारे जान गया, आइसोटोनिक के बारे जान गया, और हाइपरटोनिक के बारे जान गए। कि हमारे सेल के अंदर किस प्रकार ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो तो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। वाटर का आपका ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है, यानी परिसरण के माध्यम से होता है। तो आज के लिए बस यहीं तक। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, और क्या बोलेंगे, अच्छा तरीके से पढ़िए। वीडियो 1 या 2 या 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं अगर 2 या 3 बार वीडियो को देखते हैं। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।